हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी दोस्त और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी के योद्धा में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी के लिए क्लास 7th एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर 5 का पार्ट 3 लेकर आई हूँ। इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और उन्हें शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है उसका नाम है वर्तमान समय में शिक्षा और विद्यालय। जैसे कि हमारा पार्ट 2 हमने अपलोड कर दिया है, तो उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से, जैसे हमने 3 स्त्रियों के बारे में पढ़ा। पहली थी उसमें राज सुंदरी देवी, दूसरी थी पंडिता रमाबाई और तीसरी थी रुकैया शेखावत। तीनों के बारे में हमने पढ़ा कि उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के किस तरह से जो है हर मुमकिन प्रयास किया और किन कठिनाइयों से गुजरकर जो है उन्होंने उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त की, है ना। और उसके बाद जो है स्त्रियों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए, जिससे और भी स्त्रियाँ जो है शिक्षा ग्रहण कर सके, है ना। शिक्षा को सुलभ बनाया उन्होंने। तो आइए आज का टॉपिक हम देखते हैं दोस्तों। आज के युग में लड़के और लड़कियां विशाल संख्या में विद्यालय जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लड़के और लड़कियों की शिक्षा में अंतर है। अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो उसकी तुलना में वर्तमान समय में जो है लड़के और लड़कियों की शिक्षा में जो है काफ़ी ज़्यादा सुधार आया है। लेकिन अगर हम एक समानता की बात करें तो अभी भी लड़के जो है लड़कियों की अपेक्षा अधिक जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, है ना। भारत में हर 10 वर्ष की जनगणना होती है, जिसमें पूरे देश की जनगणना की गणना की जाती है। इनमें से भारत में रहने वाले के जीवन की विस्तृत जानकारी मिलती है, जैसे उनकी आयु क्या है, वो कितने पढ़े हैं और वो क्या कार्य करते हैं आदि, है ना। इस जानकारी का इस्तेमाल हम अनेक बातों के आकलन के लिए करते हैं, जैसा शिक्षित लोगों की संख्या तथा स्त्री और पुरुषों का अनुपात। 1961 की जनगणना के अनुसार सब लड़कों और पुरुषों जिनकी आयु जो है 7 वर्ष से अधिक है, वो 40% जो है शिक्षित थे, है ना। और अर्थात वो कम से कम इतने शिक्षित थे कि वो अपना नाम लिख सके। इसकी तुलना में लड़कियों तथा स्त्रियों का केवल 15% भाग शिक्षित था। 2011 की जनगणना के अनुसार लड़कों और पुरुषों की संख्या बढ़कर 82% हो गई और शिक्षित लड़कियों तथा स्त्रियों की संख्या 65% हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि पुरुषों और स्त्रियों की दोनों के बीच जो है ऐसे लोगों का अनुपात बढ़ गया, है ना। शिक्षित जो लोग थे उनका अनुपात बढ़ गया पिछले आंकड़ों की तुलना में। जो पढ़ लिख सकते थे, जिन्हें कुछ हद तक शिक्षा मिल चुकी थी, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं कि अब अभी स्त्रियों की तुलना में पुरुषों का जो है प्रतिशत अधिक है। इनके बीच का अंतर अभी समाप्त नहीं हुआ है। प्रतिशत तो बढ़ गया है, लेकिन इनके बीच का जो है अंतर है वो अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। नीचे एक तालिका दी गई है उन लड़के लड़कियों की जो बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। आइए इस तालिका को देखते हैं। इसमें प्राथमिक स्तर पर बात करें तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक में कितने लड़के और कितनी लड़कियां जो है क्लास छोड़ देती हैं, स्कूल जाना छोड़ देती हैं, अपनी पढ़ाई को बंद कर देती हैं। उनका जो है प्रतिशत है 4.36 लड़के का है और लड़कियों का 3.886। इनका योग अगर बोले तो 4.13 है ना। और अगर हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़के लड़कियों की बात करें तो आइए देखते हैं इनका आंकड़ा। इनमें लड़के का प्रतिशत जो है 4.71 है और लड़कियों का 4.20 है। तो इनका जो है अगर हम सामान्य रूप से लड़के लड़कियों की बात करें और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की बात करें तो उनका जो है प्रतिशत अधिक है। अधिक जो है जनसंख्या में वो लोग जो है स्कूल को कम ही जो है पढ़ाई करने के बाद जो है पहले 5वीं कक्षा तक जो है छोड़ देते हैं। अगर हम उस शिक्षा की बात करें तो उस शिक्षा में जो है 6 से लेकर 8 तक के क्लास में ऐसे बच्चे जो स्कूल जाना छोड़ देते हैं, अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं, उनका प्रतिशत जो है 3.49 है और लड़के का है और लड़कियों का जो है 4.60 है ना। और अगर हम अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें तो उनका जो है यहाँ पे आइए देखते हैं इनका प्रतिशत 5 है और इनका 6.03।
और उनका अनुसूचित जनजाति का देखें तो 8.48 है और उनका लड़कियों का है उनमें जो है 8.71। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति और जाति के जो बच्चे होते हैं वो अधिक मात्रा में स्कूल को ड्रॉप कर देते हैं, जो है ऊंची कक्षा में जाने से पहले ही जो है अपनी पढ़ाई को बंद कर देते हैं, है ना। संभवतः ऊपर दी गई तालिका में इस बात पर ध्यान दिया होगा कि सब लड़कियों की श्रेणी में की तुलना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर जो है अधिक है। इसका अर्थ यह हुआ कि दलित व आदिवासी पृष्ठभूमि की लड़कियों के स्कूल में रहने की संभावना कम रहती है। वर्ष 2011 के जनगणना से यह पता चलता है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की लड़कियों की अपेक्षा मुस्लिम लड़कियां जो है प्राथमिक शिक्षा पूरी करने की संभावना उनमें कम होती है। तो अभी तक तो हमने एक तालिका के हिसाब से देखा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लड़कियाँ होती हैं और लड़के होते हैं वो जो है स्कूल ड्रॉप कर देते हैं उच्च शिक्षा प्राप्त करने से पहले ही। लेकिन इसके मुकाबले में अगर हम मुस्लिम लड़कियों की बात करें तो इनका प्रतिशत जो है अधिक देखने को मिलता है ना। मुस्लिम लड़कियां स्कूल में लगभग 3 वर्ष रह पाती हैं, जबकि सामान्य समुदाय की लड़कियों की बात करें तो वह 4 वर्ष समय बिता पाती हैं। दलित, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग के बच्चों ने स्कूल को छोड़ देने के अनेक कारण होते हैं। देश के अनेक भागों में विशेषकर ग्रामीण और जो है गरीब क्षेत्रों में नियमित रूप से पढ़ाने के लिए उचित स्कूल है, ना ही शिक्षा है। मतलब इसके जो है अनेक कारण होते हैं, क्योंकि जो ग्रामीण परिवेश से आते हैं वो जो है उनके स्तर की जो है उनके हिसाब से जो है शिक्षा नहीं मिलती है। सारी स्कूलें जो है प्राइवेट होती हैं, उतना एफोर्ड नहीं कर पाती हैं, पैसे उतना नहीं दे पाते हैं, उनके फैमिली वाले पेरेंट्स इतने पैसे नहीं जुटा पाते हैं कि अपने बच्चे को जो है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं। और सरकारी स्कूल, आजकल की जो सरकारी स्कूल की स्थिति है, अधिकतर सरकारी स्कूल अगर आप ग्रामीण में देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उनकी स्थिति बहुत ही बुरी है ना। वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करना जैसे बहुत ही कठिन होता है। वहाँ के शिक्षक ही इतने सिंसियर नहीं होते हैं कि हमें जो है पैसे किस लिए मिल रहे हैं, वो अपने जो है पद का दुरुपयोग करते हैं, साथ साथ पैसे भी ये फ्री में ही ले जाते हैं। ये तो आपने एक कारण देखा। दूसरा कारण यह भी होता है कि यदि विद्यालय घर के पास ना हो और लाने जाने के लिए कोई साधन नहीं हो, जैसे बस वगैरह, तो फिर अपने जो है जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चियों को जो है स्कूल नहीं भेजते हैं कि अकेले जाएगी कैसे जाएगी, है ना। इस प्रकार की जो है बाधाएं आती हैं। ये दूसरा कारण था। अगर हम तीसरे कारण की बात करें तो कुछ परिवार अत्यंत जो है निर्धन होते हैं और अपने बच्चे को पढ़ाने का खर्च नहीं उठा पाते हैं। ऐसी स्थिति में लड़कों को प्राथमिकता मिल सकती है। बहुत से बच्चे इसलिए भी स्कूल छोड़ देते हैं क्योंकि उनके साथ जो है शिक्षक और सहपाठी द्वारा भेदभाव होता है। जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में कि उनके साथ किस प्रकार से जो है स्कूल में जो है भेदभाव किया जाता था। फिर इसके खिलाफ जो है उनके पिता ने जो है एक्शन लिया और जो है टीचर से जो है उनकी बहुत जो है कही सुनी हो गई थी, और इस वजह से जो है उनको जो है, चूँकि वो निम्न जाति के थे, इस वजह से जो है उन्हें जो है स्कूल में जो है सभी बच्चों के साथ पढ़ने के लिए जो है नहीं दिया जाता था और उन्हें जो है अलग जो है 2M दर्जे का उनके साथ व्यवहार होता था, है ना। अभी तक तो हमने देखा कि हमारे भारत में शिक्षा की स्थिति क्या है और किस प्रकार से जो है बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। जनगणना के हिसाब से जो है किस समुदाय के बच्चे जो है स्कूल ज़्यादा ड्रॉप करते हैं ना। लेकिन अभी हम जो देखने वाले हैं महिला आंदोलन के बारे में, ऐसी महिलाएं जो अपने अधिकार के लिए खड़ी हुई, उन्हें लगा कि हमारे साथ जो है गलत हो रहा है, हमें जो है अधिकार मिलना चाहिए, उन्होंने आवाज़ उठाया और अपने अधिकार को प्राप्त किया। उनके बारे में हम इस टॉपिक्स के जो है आगे के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, आगे के पार्ट में। आइए देखते हैं इसको। अब महिलाओं और लड़कियों को पढ़ने का और स्कूल जाने का जो है अधिकार मिला है। अन्य क्षेत्र भी हैं जैसे कानून सुधार, हिंसा और स्वास्थ्य। जब लड़कियों और महिलाओं की स्थिति बेहतर हुई, यह परिवर्तन अपने आप नहीं आए। औरतों ने जो है व्यक्तिगत स्तर पर और आपस में मिलकर इन परिवर्तनों के लिए संघर्ष किए। महिलाओं के पास जो भी अधिकार है, चाहे वो पढ़ने का अधिकार हो या फिर जो है उनके साथ जो भी भेदभाव हो रहे हैं उनके खिलाफ अधिकार हो, महिलाओं को ऐसे नहीं मिले। उनके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया।
और इन्हीं संघर्षों को जो है महिला आंदोलन कहा जाता है। देश के विभिन्न भागों में कई औरतें और कई महिलाएं संगठन इस आंदोलन के हिस्सेदार हैं। कई पुरुष भी महिलाओं के आंदोलन में उनका समर्थन करते हैं। ऐसे पुरुष जिनको लगता है कि भाई महिलाओं को ये अधिकार होना चाहिए, वो भी उनके जो है इस आंदोलन में समर्थित होते हैं। इन आंदोलन में जुटे लोगों को मेहनत, निष्ठा और उनकी विशेषताएं इसे एक बहुत सी जीवंत आंदोलन बनाती हैं। इसमें चेतना, जागृति और करने, भेदभाव का मुकाबला करने और न्याय हासिल करने के लिए विभिन्न विभिन्न रणनीतियों का उपयोग किया जाता है। ये कुछ झलकियाँ आप आगे देखने वाले हैं ना। तो ऐसी जो है जिस क्षेत्र में लगता है कि हमारे साथ जो है अन्याय हो रहा है, हमें भी जो है समान अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, तो ऐसे क्षेत्र में जो है महिलाएं आंदोलन करती हैं कि हमें भी ये अधिकार होना चाहिए। और वैसे लोग जिनकी मानसिकता है कि हम महिलाओं को भी ये अधिकार होना चाहिए, वो जो है बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में उनका सहयोग करते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है अभियान, आइए देखते हैं इस टॉपिक को। भेदभाव और हिंसा के विरोध में अभियान चलाना महिला आंदोलन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभियानों के फलस्वरूप नए कानून भी बने हैं। सन 2006 में एक कानून बना जिससे घर के अंदर शारीरिक और मानसिक हिंसा को भोग रही औरतों को कानूनी सुरक्षा दी जा सके। डोमेस्टिक वायलेंस जो महिलाओं के साथ उनके घर में उनके पति, उनके सास ससुर के द्वारा किया जाता है, उस विषय में। इस तरह महिला आंदोलन के अभियानों के कारण 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने कार्य के स्थान पर और शैक्षणिक स्थानों पर महिलाओं के साथ हो रहे यौन उत्पीड़न से उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किए। ऐसी महिलाएं जो बाहर कार्य करती हैं, उनके साथ जो शोषण होता है, उनका यौन उत्पीड़न होता है, उसके एवज में भी कानून बनाए गए। एक और उदाहरण देख सकते हैं, 1980 के दशक में देश भर में महिला संगठनों ने दहेज हत्यारों के खिलाफ आवाज़ उठाई। नवविवाहित युवतियों को उनके पति और ससुराल के लोगों द्वारा दहेज के लालच में मौत के घाट उतार दिया जाता था। ऐसी औरतें जिनकी जो है नई नई शादी हुई है, उनके घर वाले जो है उनके ससुराल वाले जो है पैसे और दहेज के लालच में जो है उन महिलाओं को जो है मार दिया करते थे, है ना। महिला संगठन ने इस बात की कड़ी आलोचना करी कि कानून अपराधियों का कुछ नहीं कर पा रही है। इस मुद्दे पर महिलाएं सड़क पर निकल आई। उन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए, आपस में अनुभव और जानकारियों का आदान प्रदान किया। अंततः यह एक सामाजिक का जो है एक बड़ा मुद्दा बन गया और अखबारों में छाने लगा। दहेज से संबंधित कानून बदला गया ताकि दहेज मांगने वाले परिवारों को दंडित किया जाए। तो ऐसी महिलाएं जो दहेज के कारण से मौत का शिकार हो जाती थी, जिनके परिवार वाले दहेज के कारण उन्हें मार डालते थे, उनके लिए भी एक कानून बनाया गया कि ऐसा कोई व्यक्ति जो दहेज के लिए किसी महिला को जो है परेशान करता है, जबरन उनसे दहेज जो है वसूलता है, तो उसके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ एक महिला का चित्र आपको दिख रहा है। इनका नाम है सत्या रानी और इनकी बेटी को जो है दहेज के लालच में जो है इनके ससुराल वालों ने मार दिया था। यहाँ पे इनकी बेटी का फ़ोटो है। तो इसके लिए जो है ये कानून का दरवाज़ा खटखटा रही है। इन्होंने कई वर्षों से जो है इनका कानून जो है न्यायालय में जो है इनका जो है मुकदमा चल रहा है। और ये जो है अभी देखिए कितने जो है कागज़ जो है दस्तावेज़ लेकर बैठी हुई हैं, है ना। अगला टॉपिक जो है हमारा जागरूकता बढ़ाना। आइए देखते हैं इसको। औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक प्रमुख कार्य है। अब जागरूकता कैसे बढ़ाई जाएगी? गीत गाकर, है ना, नुक्कड़ नाटक और जनसभाओं के माध्यम से वह अपने संदेश लोगों के बीच पहुंचाती हैं। अगर किसी बात को आपको जो है पहुंचाना है तो उसका एक अनोखा तरीका होना चाहिए जिसे जो है लोग देखें, उनको उसमें दिलचस्पी हो, ना कि वो बोर होकर वहाँ से चले गए। तो ये नुक्कड़ नाटक एक ऐसा माध्यम होता है जिससे जो है खेल खेल में जो है दिखाया जाता है और वो जो है देखने वाले को जो है समझ में भी आ जाता है कि उसका सार क्या है, इसका जो है इसका दिखाने का जो है एवज क्या है ना। अगला जो हमारा टॉपिक है विरोध करना। जब महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है और कोई ऐसे कानून लाए जाते हैं जिसे लगता है कि भाई ये हमारे लिए सही नहीं है या फिर हमारे जो है हमारा जो अधिकार है उसका उल्लंघन हो रहा है, तो महिलाएं जो है विरोध प्रदर्शन करती हैं, मोर्चा निकालती हैं, है ना।
और रैलियों के माध्यम से जो है अपना विरोध प्रकट करती हैं कि हमें आपका ये बात स्वीकार्य नहीं है। अगला जो हमारा टॉपिक है उसको देखते हैं। बंधुत्व व्यक्त करना। न्याय या अन्य मुद्दों और औरतों के साथ बंधुत्व व्यक्त करना भी महिला आंदोलन का एक हिस्सा है। यहाँ पे सभी महिलाएं आपको एकत्रित दिख रही हैं। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। को दुनिया की औरतें और अपने संघर्ष को ताज़ा करने और जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होती है। ऐसी औरतें जो किसी न किसी मुद्दे पर जो है आंदोलन छेड़ती हैं, उनका आंदोलन जो है सक्सेस हो जाता है। वो जो है अपना जो है वो जिस चीज़ की मांग कर रही थी उनकी पूर्ति हो जाती है, तो उसके खुशी मनाने के लिए जो है इकट्ठा होती हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था यहीं पे समाप्त होता है। एक छोटा सा देख लेते हैं ये क्या है। उसके बाद हर साल 14 अगस्त को बाघा में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ऊपर की तस्वीर में भारत और पाकिस्तान के लोगों के बीच बंधुत्व प्रदर्शित करने हेतु जो है औरतें जलती हुई मोमबत्ती उठा रही हैं। तो ये बाघा बॉर्डर का जो है चित्र है। ये 15 अगस्त से पहले एक दिन पहले 14 अगस्त को ये जश्न वहाँ पे मनाया जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर।